आप देख रहे हैं योर मनी। मैं हूं दीपाली राणा और आपके तमाम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल। आपको गाइड करते हैं क्या सही फाइनेंशियल प्लानिंग है, कैसे आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं, कब कैसे कहाँ निवेश करें और एक राइट फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट स्ट्रैटेजी क्या होती है आपके पोर्टफोलियो बिल्डअप में। हमारे एक्सपर्ट्स करते हैं मदद। तो फटाफट से अपने क्वेश्चंस हमें लिख भेजिए। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना चाहते हैं, तरीका बेहद आसान है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, #AskAwazYourMoney लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। तो ये है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का और आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं इन्हीं सभी मीडियाज के थ्रू। बात करते हैं आज के एक्सपर्ट की, इंट्रोड्यूस कराते हैं और हमारे साथ फिनसेफ इंडिया के फाउंडर और डायरेक्टर मृन अग्रवाल हमारे साथ बनी हुई है। मृन, नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लेंगे लेकिन बात करेंगे पहले एक राइट एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी स्ट्रैटेजी की, क्योंकि आमतौर पे जब हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं और इनफैक्ट मृन काफ़ी सारी क्वेरीज हमें मिलती हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की ही मेजरली होती हैं। एक चीज़ जो लोग मिस करते हैं वो होते हैं इन्फ्लेशन का ध्यान ना रख के अपने गोल अमाउंट को डिफाइन करना। और उस केस में तमाम एक्सपर्ट्स हमारे यही सलाह देते हैं कि आप जो भी एसआईपी कर रहे हैं उसमें स्टेप अप एसआईपी ज़रूर करें। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं ताकि आपके जो गोल है उससे ज़्यादा आप एक्यूमुलेशन कर सकें, या फिर इन्फ्लेशन के मद्देनजर स्टेप अप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बताइए एग्जैक्टली एसआईपी, स्टेप अप एसआईपी दोनों में डिफरेंस हमारे व्यूअर्स को, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो क्लैरिटी हो, और साथ ही किस तरीके के रिटर्न्स मिलते हैं इन्वेस्टर्स को अगर वो स्टेप अप एसआईपी का जो रास्ता है उसको चुनते हैं। बताइए। नमस्ते दीपाली। तो एसआईपी के बारे में तो सब जानते हैं कि हर महीने आप एक अमाउंट निवेश करते हैं एक फंड में। कोई भी फंड हो सकता है, इक्विटी फंड, डेट फंड हो सकता है। अब ये जो स्टेप अप सिप है, इसका मतलब ये है कि हर साल जो आपका निवेश का जो अमाउंट है वो आप एक एक परसेंटेज से इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप बढ़ा रहे हैं हर साल इस अमाउंट को। तो लेट्स से आप कह रहे हैं कि हर साल मैं जो ये सिप का अमाउंट है हम इसको 10% से बढ़ाएंगे। तो इसमें बेनिफिट क्या है? इसमें बेनिफिट, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि जो आपका जो कॉर्पस बनकर आता है, जो आपको अमाउंट मिलता है एंड में, वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाता है। देखिए, एक बात आप ध्यान में रखिए, काफी बार इन्वेस्टर्स रिटर्न्स के पीछे भागते हैं कि मतलब हमको 15-20% रिटर्न चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी रिटर्न आएगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हमें अपने एक्सपेक्टेशंस को भी थोड़ा मॉडरेट करके 10 से 12% तक रख लेना चाहिए। तो अगर रिटर्न्स नहीं बढ़ा सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है वो ये है कि जो हम अमाउंट हर महीने जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे हाथ में है। अच्छा, अब मैं थोड़े नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप लेट्स से आप एक एसआईपी कर रहे हैं और लेट अस से कि आप कर रहे हैं 10,000 की एसआईपी 20 साल के लिए, ओके। और हम अज्यूम करते हैं कि आपको इस पे 12% पर ईयर एवरेज रिटर्न आएगा। तो मैं ये एवरेज रिटर्न के बारे में भी बात करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आपको हर साल 12% रिटर्न आएगा। एक साल 20%, एक साल -8%, एक साल 2%। ऐसे सब कर करके अगर हम 10 साल के पीरियड में देखेंगे तो जो एवरेज रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 10 से 12% का है। तो लेट अस से हमने अज्यूम किया कि आपने 10,000 रुपए हर महीने 20 साल के लिए डाले और हम अज्यूम कर रहे हैं 12% रिटर्न। तो जो आपकी अमाउंट, जो कॉर्पस जमा होगा 20 साल के बाद, वो रहेगा 1 करोड़ रुपए। नाउ अगर हम मानते हैं कि ये जो अमाउंट है हम 10% से हर साल इसको हम बढ़ाएंगे, तो जो अमाउंट आपका जमा हो जाएगा वो रहेगा 2 करोड़ रुपए। और इसमें ऐसा है कि जैसे ही आप अमाउंट और बढ़ाएंगे, तो जो मैंने सेम एग्जांपल दिया, अगर आप 20,000 रुपए 25 साल के लिए रखते हैं, एसआईपी में आप कर रहे हैं हर महीने 20,000 25 साल के लिए, तो आप सोच सकते हैं करीब 4 करोड़ जमा हो जाएगा। बट अगर आप 10% से ये स्टेप अप करेंगे तो आपका अमाउंट करीब 8.5 करोड़ तक हो सकता है। तो एडवांटेज क्या है कि स्टेप अप एसआईपी में एक बहुत ही आसान तरीके से
आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट हर साल बढ़ाइए और फिर आप देखिए कि इसमें जो आपका कॉर्पस है उसका कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाता है। सो यही है सिप और स्टेप अप सिप का फर्क। चलिए, तो आपको सिप स्टेप अप सिप के बीच का डिफरेंस बताया है, रेलेवेंस बताई है। और अगर आप एसआईपी कोई भी कर रहे हैं तो स्टेप अप एसआईपी ज़रूर कीजिए, थोड़े थोड़ा एलोकेशन हर साल बढ़ाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है यूजुअली, वो भी आपको एक आइडिया ब्रेन ने दिया है। लेकिन चलिए अब बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। पहले कॉलर, हमारे पहले व्यूअर इनफैक्ट हर्ष मौजूद हैं थाने से। हर्ष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते मैम। मेरा अभी करंट एसआईपी चल रहा है 30,000 रुपीज़ का, और मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूँ 50,000 रुपीज़ में, 55,000 से, मतलब 25,000 रुपये की एसआईपी मुझे और बढ़ानी है। 3 फंड्स में मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। Okay. पराग पारेख फ्लेक्सी कैप 10,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10,000 और टाटा स्मॉल कैप 10,000। तो ये जो 25,000 का जो मैं और एसआईपी Okay. करना चाहता हूँ, ये मैं कहाँ कर सकता हूँ? यही फंड्स में करना है या कोई और फंड मुझे ऐड करना चाहिए? एंड सेकंड मेरा ये क्वेश्चन था कि जो मेरे सेविंग अकाउंट में पैसे रहते हैं, क्या उसको मैं लिक्विड फंड जो मैं देख रहा था इन दिनों में, तो उसमें रख सकता हूँ? तो क्या उसमें विड्रॉल में टैक्सेशन लगता है क्या? मतलब उसमें कोई हमारे सैलरी स्लैब के हिसाब से हमें टैक्स लगेगा, या नॉर्मल हम विड्रॉ करेंगे तो जस्ट पूरा मिलेगा? ओके, पूछ लेते हैं। तो टैक्सेशन प्लस इनके गोल दोनों पर इनका सवाल है। और अमरिन, आपने जैसे सुना, इन्होंने 30,000 पर मंथ के एसआईपी कर रहे हैं, 12 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, प्लस 15 इयर्स में 3 करोड़ का टारगेट है, 25,000 के एडिशनल एसआईपी भी करना चाहते हैं। फंड विड्रॉल पर भी इन्होंने जो सवाल पूछा है टैक्सेशन लायबिलिटीज का, उस पर भी आपकी सलाह चाहिए। एग्जिस्टिंग फंड्स, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 10,000 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10,000 पर मंथ, टाटा स्मॉल कैप भी 10,000 पर मंथ है। बताइए क्या सजेशन के लिए? तो सबसे पहले तो देखिए, जो आपका करंट पोर्टफोलियो है वो अच्छा है। इसमें एक्चुअली मैंने स्टॉक ओवरलैप देखा और स्टॉक ओवरलैप भी बहुत कम है। तो सबसे पहले तो आपके पास आपने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। अब जो आपको एडिशनल अमाउंट जो आपको इन्वेस्ट करना है, मेरी ये सलाह रहेगी कि आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई या यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। और एक और बात, आप जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं इसमें भी थोड़ा अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं। तो बस ये 4 फंड काफ़ी हैं, इसके ऊपर आपको कोई और फंड देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो आपका लक्ष्य है 3 करोड़ का 15 साल में, इसके लिए आपको करीब 1.25 लाख पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा अमाउंट इंक्रीज़ करने के बारे में सोचना पड़ेगा। और तीसरा, आपने लिक्विड फंड के बारे में पूछा, तो जो लिक्विड फंड का जो रिटर्न होता है, वो फुल्ली टैक्सेबल रहता है आपके स्लैब के हिसाब से। सो ये आप मतलब इस बात को आप ध्यान में रख के ही डिसाइड कीजिए कि आपको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बात करते हैं अब आदित्य से, जयपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आदित्य जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए सवाल। नमस्कार जी मैडम, ये मेरा सवाल है कि मैं जो ये BSIP 15,000 से कंटिन्यू कर रहा हूँ पर मंथ से, और 5 से 7% में एनुअल इसमें स्टेप अप्स लूँगा। और ये जो मेरे पोर्टफोलियो मैंने आपको शेयर कराया है, मेरा जो गोल है मेरी 2 डॉटर्स के लिए है, 2038 मतलब आफ्टर 13 ईयर्स लगभग मुझे उनकी हायर एजुकेशन के लिए 24 लाख अराउंड, और सेकंड डॉटर के लिए 18 ईयर्स बाद में करीब 30 लाख के अराउंड की मुझे ज़रूरत होगी। और फर्स्ट डॉटर की मैरिज के लिए अराउंड 20 ईयर्स बाद मुझे 80 to 1 करोड़, और सेकंड डॉटर मैरिज के लिए करीब 1 करोड़ 30 लाख की मुझे ज़रूरत होगी। और ये 7% इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड है सारे अमाउंट। ओके, तो ये है कि ये सारा मेरा इसमें बैलेंस भी हो जाए, और आफ्टर फिर इसके बाद भी मेरी 5 साल मेरी गवर्नमेंट सर्विस है, इसके बाद भी मैं 5 साल सर्विस में रहूँगा, और मेरी SIP करीब 30 to 40 ईयर्स तक मेरा करने का पूरा प्लान है। ओके, ओके। तो जैसे इन्होंने मेंशन किया, शुरुआत इन्होंने मंथली एसआईपी 15,000 से की है, लेकिन अगले 30-40 सालों तक ये एसआईपी करते रहेंगे। और इन्होंने इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के ये गोल डिफाइन किए हैं।
तो ये भी एक क्लैरिटी इन्होंने दी। 14 ईयर्स में 30 to 40 लाख, 20 ईयर्स में 80 लाख से 1 करोड़ और 30 साल में रिटायरमेंट पर 3 करोड़। सालाना 5 से 7% भी ये स्टेप अप करेंगे और यही स्ट्रैटेजी इन्होंने अब तक रखी है। इंपॉर्टेंट है इनके एग्जिस्टिंग फंड्स, काफ़ी सारे फंड्स हैं इनके पास, इनफैक्ट 7-8 फंड्स हैं इनके पास। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, टाटा स्मॉल कैप और ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी। इन 6 फंड्स में तो ये 2,000 ईच डाल रहे हैं। इसके अलावा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, SBI ब्लू चिप, ICICI प्रू ब्लू चिप में 1,000 ईच हैं। तो ये बताइए इनके लिए क्या सजेशन रहेगा इनकी इस एग्जिस्टिंग होल्डिंग पर और इनके गोल पर। इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इनके, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना, RD, LIC है, जहाँ पर मंथली 1,000 से 2,000 के प्रीमियम ये पे कर रहे हैं। क्या सजेशन? तो देखिए, आपने कहा है कि आपने इन्फ्लेशन एडजस्ट किया है और उसके बेसिस पर आप ये अमाउंट्स बोल रहे हैं, तो उसके बेसिस पर ही हमने कैलकुलेशन भी की है। तो अगर आप 5% का स्टेप अप लेते हैं हर साल, तो जो आपका हायर एजुकेशन का गोल है उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है 16,000 हर महीने में। जो बच्चों की शादी का जो लक्ष्य है उसके लिए आपको 23,000 करना है महीने का, और जो रिटायरमेंट के लिए करना है उसके लिए आपको करीब 35,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना है। तो वाइल अच्छा लगा सुनकर कि आपने इन्फ्लेशन को अकाउंट में किया है और अकाउंट में लिया है, और दूसरा कि आप स्टेप अप के बारे में भी सोच रहे हैं, बट सर्टेनली आपको अमाउंट्स थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि आपके गोल्स काफी बड़े हैं। अब अगर हम पोर्टफोलियो की ओर देखते हैं, तो जो आपके पास मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप वगैरह सब सही हैं। जो आपके पास लार्ज कैप फंड्स हैं, और आपके पास 3 लार्ज कैप फंड है, SBI ब्लू चिप, ICICI ब्लू चिप एंड निपॉन लार्ज कैप। ये तीनों को आप कंसोलिडेट करके एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लाइक ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खरीद लीजिए। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें आपको सर्टेनली कॉस्ट का डिफरेंस पड़ जाएगा। देखिए, जो मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप फंड्स हैं, उसमें एक्टिवली मैनेज फंड्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, जिससे फंड मैनेजर के होने से काफ़ी फ़र्क हो जाता है। बट जो लार्ज कैप कैटेगरी है, मेरा यही मानना है कि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड वुड गिव यू गुड रिटर्न्स, एंड आप इसमें थोड़ा कॉस्ट भी बचा सकते हैं। तो आपको एक ही काम करना है कि अब एक निफ्टी इंडेक्स फंड में कंसोलिडेट कर दीजिए जो भी लार्ज कैप होल्डिंग्स हैं, और बाकी के जो होल्डिंग्स हैं उसमें आप बने रहें, और कुछ मत इसमें अब ऐड कीजिएगा। चलिए, तो ये सलाह रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए, बात करते हैं अब संकृता पाठक नई दिल्ली से हमारे साथ नमस्कार मौजूद हैं। नमस्कार पाठक जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, थैंक यू। मैं इस फंड से 50,000 अमाउंट की SIP शुरू करने वाला हूँ, और मैंने 3-4 फंड सेलेक्ट करे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, और एक मैंने इंडेक्स फंड सेलेक्ट किया है SDFC का BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड। तो ये मेरी 50,000 की SIP अमाउंट होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि कितना डिवाइड करूँ उसमें, इन सभी फंड्स में, और क्या ये फंड्स इवन सही है? तो आपने अभी पोर्टफोलियो बनाया नहीं, आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो आपने लिखा था कि आप 35 टोटल कितने की SIP आप करना चाहते हैं? 50,000 आपने बताया? यस। और इसमें आपने इंडेक्स फंड के लिए कितना रखा है फिलहाल? 30 to 35,000। 30 to 35,000 आप इंडेक्स फंड में। इसके अलावा कोई कैटेगरी आपने पिक की है कि कौन सी आप पिक करना चाहते हैं? हाँ, ये मैंने फंड्स जो चूज करे हैं, मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप, टाटा की एक स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। इसके अलावा कोई फ्लैक्सी कैप फंड अगर रखना चाहिए क्या? ओके, चलिए, तो बताइए इनके लिए 50,000 से SIP स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड में एलोकेशन मेजरली रखना चाहते हैं अपनी पूरी SIP अमाउंट का 30 to 35,000 पर मंथ। बाकी और फंड्स भी ऐड करना चाहते हैं, तो बताइए मिरन, इनफैक्ट बाकी व्यूअर्स की नॉलेज के लिए भी बताइए कि इंडेक्स फंड कौन से होते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है इनके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, और इनके लिए क्या सजेशन पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से? तो सबसे पहले आपका सवाल था कि इज इंडेक्स फंड सेफ टू इन्वेस्ट। तो मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज्ड फंड में क्या फर्क होता है। इंडेक्स फंड में एक जो इंडेक्स होता है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या सेंसेक्स, उसी फंड में उसी
उस फंड में जो उस इंडेक्स के स्टॉक्स हैं और जिस एलोकेशन में वो स्टॉक्स हैं वो ही इस फंड में भी रहते हैं, राइट? इसमें फंड मैनेजर का कोई मतलब वो फंड मैनेजर नहीं डिसाइड करते हैं कि ये स्टॉक में थोड़ा ज्यादा डालें या ये स्टॉक में थोड़ा कम डालें। जो इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं और जो मात्रा में वो स्टॉक्स हैं, बस वही वो मिरर कर देते हैं इंडेक्स फंड में, राइट? ना इंडेक्स फंड की खासियत क्या है? वो ये है कि ये ज्यादा सस्ता पड़ता है, बट क्या ये ज्यादा सेफ है ये कहना करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो इंडेक्स फंड भी है वो भी मार्केट को ही ट्रैक कर रहा है ना। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो सर्टेनली इंडेक्स फंड ऊपर जाएगा, बट अगर मार्केट गिरेगा तो भी इंडेक्स फंड गिरेगा। एंड प्लीज रिमेंबर कि कोई भी म्यूचुअल फंड में प्रिंसिपल और रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। So index funds are cheaper to invest in. I would not say that they are safer to invest in. Of course, इसमें बहुत आसानी, इन्वेस्टर के लिए बहुत आसान होता है इंडेक्स फंड में निवेश करना। वो इसीलिए क्योंकि आजकल इतने सारे फंड्स आ गए हैं और इतने सारे फंड हाउसेस हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए काफी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सा फंड चूज करें, कौन से फंड हाउस से चूज करें और हम क्या डेटा ले एनालाइज करने के लिए। तो ये तो रहे आपके बेनिफिट्स इंडेक्स फंड के। अब अगर आपके जो आप पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी ओर अगर हम चलते हैं, तो देखिए अगर आप इंडेक्स फंड में ज्यादा अमाउंट डालना चाह रहे हैं वो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज एज पर योर कंफर्ट। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंडेक्स फंड भी है उसमें भी फिर आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें ना। आपने कहा है कि आपने मोतीलाल मिड कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप चूज किया है। तो मैं ये कहूंगी कि जो वो सारे फंड्स बिल्कुल सही हैं। जो आप इंडेक्स फंड्स चूज कर रहे हैं, सर्टेनली आपने सेंसेक्स, एचडीएफसी सेंसेक्स के बारे में सोचा है, बट आई फील कि अगर आप 75-80% एलोकेशन एक ही फंड में डालेंगे, वो भी सेंसेक्स फंड में, आई थिंक यू विल हैव टू स्क्यूड अ पोर्टफोलियो। सो आई फील कि आप एचडीएफसी सेंसेक्स चूज कर सकते हैं या आप यूटीआई या आईसीआईसीआई का निफ्टी 50 चूज कर सकते हैं। एक आप मिड कैप फंड भी ऐड कीजिए, सिंस आप ऑलरेडी सोच रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में, आप एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150 के बारे में सोच सकते हैं। ओके चलिए, तो ये पोर्टफोलियो क्रिएशन आपका किया पूरा। आप आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, एचडीएफसी मिड कैप 150 इंडेक्स और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप इंडेक्स रख सकते हैं। ये आप पिक कीजिए, इनके साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक ले, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे शामिल। मृन हमारे साथ बनी हुई हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, मृन अग्रवाल हमारे साथ बनी हुई है। आप इसे भी क्वेरीज को आंसर करने के लिए कुछ और व्यूअर्स से बातचीत करते हैं और अगला सवाल पूछने के लिए ध्यानेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर से। ध्यानेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, बताइए सवाल। मैम मेरे पे ये कितने फंड हैं मैम? 16 म्यूचुअल फंड हैं। हेलो, तो मैडम मेरे 11,000 की SIP है। तो मैंने कुछ यूट्यूब से लिए हैं, कुछ न्यूज देख के CNBC वगैरह। तो मैडम मेरे को इसमें 5 फंड चाहिए, अच्छे अच्छे फंड जो। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा ध्यानेंद्र जी आपके कुछ गोल्स भी हैं, क्या जानना चाहते हैं? मेरे को कम से कम 5 करोड़ चाहिए, 30 साल तक इन्वेस्ट करना है, बच्चों का एजुकेशन, घर वगैरह के लिए। ओके, तो 30 इयर्स में 5 करोड़ का आपका टारगेट है। चलिए, अच्छी बात यह है इमरान कि इनके पास 16 म्यूचुअल फंड्स हैं और ये बात समझ चुके हैं कि इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो में, इसीलिए अपना पोर्टफोलियो कॉन्ट्रैक्ट करके ये 5 फंड्स का रखना चाहते हैं। डिटेल्स इनकी फंड्स की आपके पास हैं। 16 फंड्स है, 500 से 1500 तक की SIP कर रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन हुए बेसिकली इनके। एक तो 5 फंड्स कौन से रखे अपने पोर्टफोलियो में 11,000 की SIP के हिसाब से। दूसरा, कंसिडरिंग 1.25 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, क्या 30 इयर्स में 5 करोड़ का टारगेट लाइकली है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास बहुत ज्यादा फंड है एंड इतने सारे फंड्स रखकर एक्चुअली आपका रिटर्न कभी ज्यादा नहीं हो सकता, इनफैक्ट रिटर्न कम ही हो जाएगा।
तो सबसे पहले तो ये कमोडिटी फंड और ये सब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास बस 3 कैटेगरी होने की ज़रूरत है। एक है फ्लेक्सी कैप फंड, एक है मिड कैप फंड और एक है स्मॉल कैप फंड। तो अभी फ्लेक्सी कैप में आई वुड रिकमेंड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। तो जो आपके सारे दूसरे लार्ज कैप फंड्स हैं, वो आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है? ये पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में। तो जो जैसे कि आपने कहा आपको 5 फंड चाहिए ना, तो पहला फंड मैं कह रही हूँ पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। तो जो भी आपके पास लार्ज कैप फंड्स की होल्डिंग है, वो आप रिडीम करके वो अमाउंट आप ये पराग पारेख में डाल दीजिए। दूसरा, मिड कैप फंड में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, राइट? एंड जो आपके बैलेंस मिड कैप फंड्स हैं, वो भी आप इसमें डाल दीजिए। तीसरा, जो स्मॉल कैप में आई विल रिकमेंड क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, राइट? दिस इज ऑल दैट यू एक्चुअली नीड इन द पोर्टफोलियो। तो जो भी आपके दूसरे कमोडिटी फंड, स्मॉल कैप फंड वगैरह जो भी है, वो आप सब रिडीम करके बस इतने ये 4 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी हैं। आपको एक्चुअली इससे ऊपर और कोई फंड नहीं चाहिए, नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। शायद 5 एक और फंड कैन रेबेको स्मॉल कैप भी रख सकते हैं। तो स्मॉल कैप में कैन रेबेको, क्वांट एंड निपॉन, मिड कैप में HDFC एंड मोतीलाल ओसवाल एंड फ्लेक्सी कैप में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। और हाँ, आपने अपने गोल के बारे में भी पूछा था। तो करीब अगर आप 20,000 रुपए डाल सकते हैं महीने के, और आप ये 10% के हिसाब से स्टेप अप SIP भी करेंगे, तो 30 साल में आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है। ओके, चलिए, या तो 10% एनुअल स्टेप अप कीजिए या 20,000 की SIP कीजिए अपने गोल को हासिल करने के लिए। एक और व्यूअर से बात करते हैं। राकेश कुमार साहू हमारे साथ हैं, जिन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। माफी चाहेंगे, फोन लाइन पर नहीं है ये व्यूअर हमारे साथ। मंथली SIP 10,000 पर मंथ, 2050 तक कितना कॉर्पस ये एक्यूमुलेट कर लेंगे जानना चाहते हैं, यानी अब से 16 साल का लक्ष्य है इनका। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इनका क्वांट ELSS टैक्स सेवर 3,000 पर मंथ, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप 2,000 पर मंथ, 2,000 ईच डाल रहे हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में और SBI स्मॉल कैप में 1,000 रुपीज पर मंथ हैं। तो बताइए इनके फंड चॉइसेस और इनके गोल पर आपकी राय। इनके फंड चॉइसेस बिल्कुल सही हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा स्प्लिट है और कुछ ओवरलैप भी ज़्यादा नहीं है। और जो कॉर्पस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो करीब 2 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12% के हिसाब से। ओके, तो आपके फंड चॉइसेस सही हैं, बदलाव की कोई जरूरत नहीं है आपके इस पोर्टफोलियो में। जो एग्जिस्टिंग SIPs हैं आपकी क्वांट ELSS टैक्स सेवर, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और SBI स्मॉल कैप, इन्हीं में आप इन्वेस्टेड रहिए। बैलेंस्ड आपका पोर्टफोलियो है। रही बात आपके गोल की, तो आपने अपनी पोर्टफोलियो की वैल्यू तो मेंशन नहीं की है, बट कंसीडरिंग अगर अभी आपने शुरुआत की है SIP, तो आप लगभग 2 करोड़ की राशि एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12% के एनुअल रिटर्न के साथ बाय 2050। पोर्टफोलियो सही है, इन्वेस्टेड रहिए। टाइम पर अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप 4 फंड्स की। मृन से पूछ लेते हैं उनके टॉप 4 फंड्स कौन से हैं, और साथ ही मृन, जो 4 फंड्स आपने पिक किए हैं, ये क्या है, कंप्लीट पोर्टफोलियो के हिसाब से आप रेकमेंड कर रही हैं या इंडिविजुअल भी पिक किए जा सकते हैं? आइदर ऑप्शन, या तो आप एक कंप्लीट पोर्टफोलियो के हिसाब से कर सकते हैं या आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। तो 3 तो इक्विटी फंड है, विच इज पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे मिड कैप फंड एंड ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एंड लास्ट में एक डेट फंड है विच इज ICICI शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। तो ICICI प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मेरा मिड कैप और ICICI प्रू शॉर्ट टर्म यानी एक डेट फंड आपके लिए चुना है। बाकी इक्विटीज में आपके लिए एक्सपोजर वाले फंड्स मृन ने चुने हैं। तो ये 4 फंड्स नोट कर लीजिए, आप पिक भी कर सकते हैं इनमें से कोई एक, या फिर कंप्लीट 4 नामों के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट भी कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया मृन शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ यौम मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।